नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी के लिए एमपी टेट वर्ग 3 एवं अन्य सभी पात्रता परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जिसमें भी पर्यावरण अध्ययन आता है उन सभी के लिए उपयोगी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ तथ्य लेकर के आया हूं, जिसमें हमारी पिछली 19 कक्षाएं अब तक पूरी हो चुकी हैं और आज 20वीं कक्षा लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। बिना किसी देरी के, विलंब के आज 20वीं और अंतिम कक्षा लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आइए प्रारंभ करते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य। आज की कक्षा का सबसे पहला तथ्य, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? लंदन में। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन क्या करता है? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिस पर अंतरराष्ट्रीय नौवहन की सुरक्षा सुधार संबंधी उपाय करने और पोतों से होने वाले, माने नाव इत्यादि से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। यह संस्था उत्तरदायित्व और मुआवजा से संबंधित वैधानिक मामलों को देखने के अलावा अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात को सुविधाजनक बनाने का काम करती है। कौन है वह? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। माने इसका यह कहाँ स्थित है? यह लंदन में स्थित है और नाव, समुद्र, जहाज इत्यादि से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम भी यही एजेंसी करती है। चलिए अगला तथ्य देखते हैं। जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस, कौन सी गैस में? मीथेन में परिवर्तित कर देता है। कौन कर देता है? अवायवीय जीवाणु। कौन करता है? अवायवीय जीवाणु जैव शौचालय प्रणाली में अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित करके उसे पानी और मीथेन गैस में परिवर्तित कर देता है। अगला तथ्य देखते हैं। जैव शौचालय प्रणाली में पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है और जबकि गैस हो जाती है, क्या हो जाती है? वाष्पीकृत। पानी को तो क्लोरीन की मदद से साफ कर देते हैं और गैस वाष्पीकृत हो जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो आर्सेनिक पाए जाते हैं, फ्लूओराइड पाए जाते हैं और यूरेनियम। कौन कौन? आर्सेनिक, फ्लूओराइड और यूरेनियम पाए जाते हैं। अगला तथ्य देखते हैं। नौक निसंलक्षण उत्पन्न होता है। किसके माध्यम से? फ्लूओराइड के प्रदूषण के द्वारा। फ्लूओराइड के प्रदूषण के द्वारा नौक निसंलक्षण उत्पन्न होता है। अगला तथ्य देखते हैं। यद्यपि पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों को संरक्षण प्रदान करता है, परंतु इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लूओराइड को ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप संभावना बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है? कुवड़ पीठ होने की। पीठ में से कुवड़ निकलने की संभावना बढ़ जाती है। अगला तथ्य देखते हैं। पैरों के मुड़ने का कारण होता है। पैरों के मुड़ने का कारण क्या होता है? जिसे नौक निसंलक्षण कहते हैं। क्या है? उच्च फ्लूओराइड संग्रहण। उच्च फ्लूओराइड संग्रहण पैरों के मुड़ने के कारण होता है। अगला तथ्य देखते हैं। कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल वृत्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकाय होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। किसके कारण से? कि महासागरों का यदि अम्लीकरण होता है तो महासागर के अम्लीकरण के कारण से इन तीनों की उत्तरजीविता प्रभावित होगी। किस किस की?
पादप प्लव की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। और कुछ प्राणी जिनके डिंभक पादप प्लवकाय होते हैं, इनकी भी उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। अगला तथ्य देखते हैं, CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। कौन? समुद्र। जो समुद्र है वह CO2 के लिए एक भंडार गृह की तरह कार्य करता है। अगला तथ्य देखते हैं, यूरो उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक हैं और एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत आच्छादित हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, यूरोपीय देशों में वर्ष 1992 में यूरो मानक 1 तथा वर्ष 1997 में लागू कर दिया गया था। क्या? यूरो मानक सेकंड या यूरो मानक द्वितीय। तो यूरोपीय देशों में 1992 में क्या लागू किया गया था? तो 1992 में यूरो मानक प्रथम या यूरो मानक फर्स्ट लागू किया गया था और 1997 में यूरोपीय देशों में ही यूरो मानक सेकंड को लागू किया गया था। तो आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य है, यूरोपीय देशों में यूरो मानक कब कब लागू किए गए थे? तो 1992 में यूरो मानक प्रथम लागू किया गया था और 1997 में यूरो मानक द्वितीय लागू किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, वाहनों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए चरणबद्ध रूप से यूरो मानकों को भारत में क्रियान्वित करने की संस्तुति की थी। किसने? माशेलकर समिति ने। किसने? माशेलकर समिति ने इसके लिए संस्तुति की थी। अगला तथ्य देखते हैं, स्वच्छ परिवहन पर अंतरराष्ट्रीय परिषद ने भारत को इस बात की छूट दी है कि वह वर्ष 2020 में यूरो V के बदले अपना सकता है सीधे यूरो 5 के बदले अपना सकता है। किसको? यूरो 6 को अपना सकता है। अगला तथ्य देखते हैं, BS4 मानक भारत में लागू कर दिया गया है। कब? 1 अप्रैल 2017 से भारत में BS4 मानक लागू कर दिया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, यूरो मानकों को पूरा करने के लिए, यूरो द्वितीय मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा होनी चाहिए। कितनी? 0.05% या इससे कम होनी चाहिए, तब हम यूरो द्वितीय के मानकों को पूरा कर सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, यूरो नॉर्म्स स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन की मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं। यह गैस है कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला तथ्य देखते हैं, हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतया वायुमंडलीय गैसों में विचार में लिया जाता है। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तथा सल्फर डाइऑक्साइड को। अगला तथ्य देखते हैं, भारत में 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। क्या? वायु गुणवत्ता सूचकांक या वायु गुणवत्ता सूचकांक। अगला तथ्य देखते हैं, शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। कब? 17 अक्टूबर 2014 को जारी किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण का स्तर बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के रूप में कार्य करता है। किसमें? एक संख्या, एक रंग और एक विवरण, 1 नंबर, 1 कलर और 1 डिस्क्रिप्शन के रूप में कार्य करता है। उल्लेखनीय है कि इस पहल को आरंभ किया गया है किसके तहत? स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस पहल को आरंभ किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक
डिस्क स्तरित होती है। किससे? पैलेडियम से। किसके माध्यम से? पैलेडियम के माध्यम से स्तरित होती है। अगला तथ्य देखते हैं, उर्वरक, पीड़कनाशी, कीटनाशी और शाकनाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को नष्ट करके मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं किसको? मृदा के सूक्ष्म जीवों को। मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीवों को मिट्टी में डाले जाने वाले रासायनिक उर्वरक नष्ट कर देते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के जिस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है वह कौन सा शहर है? दिल्ली। कौन सा शहर है? दिल्ली। अगला तथ्य देखते हैं, कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों और फर्नीचर की गद्दियों, अपहोल्स्टरी में ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों का उपयोग किया जाता है। उनका उपयोग कुछ चिंता का विषय है क्योंकि उनमें पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति उच्च प्रतिरोधकता है। वे मनुष्यों और पशुओं में संचित हो सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, रासायनिक, जैविक तथा फोटोलिटिक प्रक्रियाओं द्वारा पर्यावरण में निम्नीकरण के प्रति प्रतिरोधी कार्बनिक यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉप्स कहते हैं, अर्थात चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक। क्या कहते हैं? चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय द्वारा कुछ चिरस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों की सूची में शामिल किया है। किसको? ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को। किसको? ब्रोमीन युक्त ज्वाला मंदकों को इसमें शामिल किया है। अगला तथ्य देखते हैं, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है क्योंकि वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। वे खाद्य श्रृंखलाओं में भी प्रविष्ट हो सकते हैं। वे मुक्त मूलकों के उत्पादन को भी विमोचित कर सकते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ। कब हुआ? वर्ष 2009 में। वर्ष 2009 में क्या हुआ? झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण गठित हुआ। कब हुआ? वर्ष 2009 में। अगला तथ्य देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? कौन सा? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ साथियों? वर्ष 1974 में लागू हुआ। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, जैविक संसाधन नहीं है। कौन? शुद्ध जल। जैविक संसाधन शुद्ध जल नहीं है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया? तो वर्ष 1985 में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला तथ्य देखते हैं, सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। किसका? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदल करके सितंबर 1995 में बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? किसकी? नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की स्थापना कब की गई साथियों? फरवरी 2009 में। कब की गई? फरवरी 2009 में की गई। अगला तथ्य देखते हैं, केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को कहा गया है। क्या कहा गया है? नमामि गंगे। क्या कहा गया है? नमामि गंगे कहा गया है। अगला तथ्य देखते हैं,
राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, का गठन कब किया गया है? तो फरवरी 2009 में। कब? फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। अब अगला तथ्य है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGBRA, इसका लक्ष्य है कि गंगा को उसमें प्रवाहित होने वाले औद्योगिक अपशिष्ट व अशोधित सीवेज जल से मुक्ति दिला दी जाए। कब तक? वर्ष 2020 तक। कब तक? वर्ष 2020 तक का इसका टारगेट किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, वर्ष 2009 में भारत ने स्वच्छ गंगा के लिए स्थापित किया। क्या किया? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण। क्या स्थापित किया? राष्ट्रीय गंगा नदी तलहटी प्राधिकरण को स्थापित किया। अगला तथ्य देखते हैं, जिस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, कौन है वह? राजेंद्र सिंह। कौन? राजेंद्र सिंह वह पर्यावरणविद हैं जिनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। कौन है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। अगला तथ्य देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में जिसे लाया जाता है, किसको? क्लोरीन को। क्लोरीन को पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए पर्ण स्रपांतरण होता है। ऐसा कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता पर्ण की जगह कांटों में पत्तों का रूपांतरण होता है। किसमें? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता पत्तों की जगह कांटों में, जैसे नागफनी इत्यादि। अगला तथ्य देखते हैं, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां जल हानि को रोकने के लिए प्रायः बदल जाती हैं। किसमें? कांटों में बदल जाती है। किसमें? कांटों में बदल जाती हैं। अगला तथ्य देखते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हो सकते हैं? देखिए क्या कारण हो सकते हैं। नदियों पर बांधों और बराजों का निर्माण होना, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, नदियों के आसपास के फसल या खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल करना, ये सभी डॉल्फिन की समष्टि में ह्रास के लिए अन्य संभव कारण हो सकते हैं। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। अगला तथ्य देखते हैं, IUCN ने इन्हें रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। किसको? मैंगेटिक डॉल्फिन को। किसको? मैंगेटिक डॉल्फिन को IUCN ने रेड लिस्ट सूची में संकटग्रस्त वर्ग में रखा है। अगला तथ्य देखते हैं, कई डॉल्फिन है। कई डॉल्फिन संयोग से मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाती हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वाई कैच। क्या कहते हैं? इसे वाई कैच कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? वर्ष 1997 में। कब? वर्ष 1997 में गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम आरंभ किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। किसको? डॉल्फिन को। भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो जो देश पर उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनः चक्रण से हो सकेगी। ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके आसपास जल के अपर्याप्त वैकल्पिक स्रोत हैं, इनकी जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसी समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को प्रयोग लायक बना सकेगी।
अगला तथ्य देखते हैं, 30 जून 2008 को दिन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। 30 जून 2008 को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आरंभ की गई थी। इसी कार्य योजना का एक भाग है कौन? राष्ट्रीय जल मिशन। कौन है? राष्ट्रीय जल मिशन है। अगला तथ्य देखते हैं, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन से एक्ट लागू किया गया था। कब? 1977 में लागू किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुंबई में से पेयजल में संख्या प्रदूषण सर्वाधिक है। कोलकाता में। किसमें है? कोलकाता में। अगला तथ्य देखते हैं, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी विकिरण की भूमिका है। क्या भूमिका है? कि यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या फिर नष्ट कर देती है। अगला तथ्य देखते हैं, परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला तथ्य देखते हैं, जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है या होते हैं। क्या होते हैं? ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड और क्लोरेमीन, इन सभी का प्रयोग जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1993 में। कब? वर्ष 1993 में यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, यमुना कार्य योजना तथा गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में अनुमोदित किया गया। किसके तहत? गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तहत। अगला तथ्य, श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 11 से 13 मार्च 2016 के बीच में आयोजित किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, वर्तमान में मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना 2017 से चलाई जा रही है। यह स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। किसकी? अब मैली से निर्मल यमुना पुनरुद्धार योजना है तो यमुना की ही स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण NGRBA, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि यह नदी बेसिन योजना एवं प्रबंधन की इकाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है। अगला तथ्य इसी से ही, NGRB से ही, कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। उन राज्यों के मुख्यमंत्री जिससे गंगा होकर बहती है, इस प्राधिकरण के सदस्य होते हैं कौन? मुख्यमंत्री। वह प्राधिकरण कौन सा है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। कौन सा? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। और जिन जिन राज्यों के बीच से गंगा होकर के गुजरती है उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस NGRBA राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य होते हैं। अगला तथ्य देखते हैं, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे कौन से हैं? भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़ और पिछोला राजस्थान। अगला तथ्य देखते हैं, NLCP के अंतर्गत ओडिसी की झील शामिल है। किस? बिंदु सागर। NLCP के अंतर्गत ओडिशा की बिंदु सागर झील समाहित है। अगला तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। भीमताल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं, फरवरी 2013 में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना और राष्ट्रीय नम भूमि संरक्षण कार्यक्रम को समन्वित कर आर्थिक मामलों पर
मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला तथ्य देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय या थीम था, क्या था? प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को समाप्त करो। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, वीक प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की मुख्य थीम थी। अगला तथ्य देखते हैं। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है, एक मार्क। क्या है? एक मार्क। अगला तथ्य देखते हैं। जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अगला तथ्य, इसकी स्थापना वर्ष 1983 या 84 में हुई। किसकी? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री की स्थापना हुई। अगला तथ्य देखते हैं। भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना कब की? वर्ष 1988-89 में। वर्ष 1988-89 में भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना की। अगला तथ्य देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? भारती। क्या नाम है? भारती। भारती की स्थापना कब की गई? वर्ष 2012 में भारती की स्थापना की गई। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। कौन सी? एजेंडा 21। एजेंडा 21। अगला तथ्य, सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर बद्ध स्वैच्छिक कार्य योजना है। कौन सी? एजेंडा 21। अगला तथ्य देखते हैं। यह कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED के दौरान सृजित की गई थी। कौन सी? एजेंडा 21। अगला तथ्य देखते हैं। एजेंडा 21 जिस क्षेत्र से संबंधित है, किससे? सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। अगला तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है लखनऊ में। ठीक है ना? प्रथम बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं। पोषण का राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहां स्थित है? तो हैदराबाद में। कहां पर? हैदराबाद में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान कहां स्थित है? तो जयपुर में आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहां स्थित है? तो पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं। जयपुर में जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा घोषित होने के साथ भारत में अगस्त 2010 तक कितने स्थलों को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है? तो 28 स्थलों को यह तक विश्व धरोहर का दर्जा 2010 तक प्राप्त हो चुका है। अगला तथ्य देखते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित की गई इमारत है कौन सी? महाबोधि मंदिर है। अगला तथ्य, सुनामी की उत्पत्ति जिसके द्वारा होती है वह कौन है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण से सुनामी की उत्पत्ति होती है। अगला तथ्य देखते हैं। प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार का आधार क्या होता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में सार्थक योगदान, यही इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिए जाने का आधार है। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से जिस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था वह है विस्थापितों के लिए पुनर्वास की समस्या। अगला तथ्य, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है?
तो 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व तंबाकू निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को विश्व तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, हाँ, 19 नवंबर को जिस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया था। अगला तथ्य देखते हैं, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना जिस जिले में की जा रही है वह कौन सा है? धार। धार जिले में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की जा रही है। अगला तथ्य देखते हैं, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। अगला तथ्य देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है कहां पर? नई दिल्ली में अवस्थित है। अगला तथ्य, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो वर्ष 1937 में भारत में एग मार्क एक्ट को लागू किया गया था। अगला तथ्य देखते हैं, विज्ञान का वह क्षेत्र जिस एक में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है, किसमें? कृषि में। कृषि के क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी क्या है? ये ऊपर देख चुके हैं, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अगला तथ्य देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए जिसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है वह कौन सी गैस है? हीलियम। अगला तथ्य, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए जो कदम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वनों का आरोपण करना। अगला तथ्य, अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिलता है तो उसके पश्चिम में, चलिए इस तथ्य को कैंसिल करते हैं। अगला तथ्य, हरिकेन ने सन 2012 में यूएसए के उत्तर पूर्व एवं पूर्वीय तटीय प्रांतों को दुष्प्रभावित किया, सैंडी। अगला तथ्य, धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा? सीता अशोक का वृक्ष धूल प्रदूषण को रोकने के लिए उपयुक्त है। अगला तथ्य देखते हैं, एजेंडा 21 में समझौते हैं कितने? 4। कितने समझौते हैं? 4 समझौते। अगला तथ्य देखते हैं, यह नए शस्त्रों के प्रादुर्भाव को रोकने के लिए रासायनिक उद्योग का अनुवीक्षण करता है। यह राज्यों पार्टियों को रासायनिक आयुध के खतरे के विरुद्ध सहायता एवं संरक्षण प्रदान करता है। कौन? रासायनिक आयुध निषेध संगठन। कौन? रासायनिक आयुध निषेध संगठन। अगला तथ्य देखते हैं, इस समय 192 देश हैं जो विश्व को रासायनिक हथियारों से मुक्त करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। कहां पर? OPCW में। कहां पर? OPCW में। अगला तथ्य देखते हैं, विश्व की 98% जनसंख्या भूभाग व रासायनिक कारखानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन? OPCW के सदस्य देश। कौन? OPCW के सदस्य देश। अगला तथ्य देखते हैं, हरित भारत मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में वर्णित करता है। वन आच्छादन की पुनर्प्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन अडेप्टेशन एवं न्यूनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन कर प्रत्युत्तर देना। प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार जिस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है तो पर्यावरण सुरक्षा करने के क्षेत्र में प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार को दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए
किसमें? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में। अगला तथ्य, ग्लोबल 5000 या ग्लोबल 5000 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला तथ्य, प्राकृतिक आपदा हिरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है। किसको? वर्ष 1990 से 1999 को प्राकृतिक आपदा हिरासीकरण का अंतरराष्ट्रीय दशक माना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, सिएरा लियोन, जिसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। अगला तथ्य, जिसे डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको? मोन्टाना को। महत्वपूर्ण तथ्य, डायनासोरस का कब्रिस्तान मोन्टाना को कहा जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। उपभोक्ता उत्पादों में से इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित हैं साबुन एवं अपमार्जक, कागज एवं प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन एवं एरोसोल। अगला तथ्य, भारत में पूर्व संवेष्टित प्री पैकेज्ड वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक पैकेजिंग और लेबलिंग विनियम 2011 के अनुसार किसी निर्माता को मुख्य लेवल पर जो सूचना अंकित करना अनिवार्य है वह क्या है? संगठकों की सूची, माने कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें संयोजी शामिल है, पोषण विषयक सूचना कि यह शाकाहारी है या फिर मांसाहारी। अगला तथ्य देखते हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक यूनिप द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी अभिमत है। किसके द्वारा? MS स्वामीनाथन द्वारा। अगला तथ्य, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास करता है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। कौन? बंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS। अगला तथ्य देखते हैं, सदाबहार फल वृक्ष है। कौन सा? लोकाट। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है। कहां पर? कैगा तथा कलपक्कम में। अगला तथ्य, देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना जिस नगर में दृश्यमान होती है वह कौन सा है? मसूरी में। अगला तथ्य देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत निम्न युगों हिम युगों में से जिस युग में हिमानीकृत हुआ है कौन सा है? प्लीस्टोसीन हिम युग में। 5-6 तथ्य और बचे हैं, देखते हैं। अगला तथ्य, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीड़ों को पकड़ते हैं। ऐसा पक्षी कौन है? तो साधारण मैना ऐसा पक्षी है। अगला तथ्य देखते हैं, यह हिमालय के दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय एशिया में पाया जाने वाला पक्षी है। इसका मुख्य आहार आर्द्र भूमि के छिछले जलीय स्थलियों में पाई जाने वाली छोटी मछलियां हैं। कौन है वह? चित्रित बलाक। अगला तथ्य, यह तिब्बत के पठार, भूटान तथा भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख आदि में पाया जाता है। यह सर्वभक्षी है जो पौधों की जड़, कंदमूल, आलू, कीड़े मकोड़े, मछलियां, मेढक, अनाज सभी कुछ खाता है, किंतु मुख्य रूप से कटाई के पश्चात खेतों में अन्न के अवशेषों को अपने आहार के रूप में प्रयोग करता है। काली गर्दन वाला सारस। अगला तथ्य, शीतोष्ण कटिबंधी वन, उष्ण कटिबंधी वन, शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश तथा उष्ण कटिबंधी सवाना में से जिसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है कौन है वह? शीतोष्ण कटिबंधी घास प्रदेश। अगला तथ्य, भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में। अगला और अंतिम तथ्य, भितरकनिका जिसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है
कहाँ अवस्थित है? ओडिशा में। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। इस प्रकार आज हमारी पर्यावरण अध्ययन की 20 और पूरी कक्षाएं कंप्लीट होती हैं। जो भी विद्यार्थी अभ्यर्थी हमारे साथ में जुड़े उन सबका तहे दिल से धन्यवाद और आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम आपके लिए आगे और कुछ नई कक्षाएं लेकर के आएंगे। धन्यवाद।